गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पादप रोग विज्ञान से संबंधित एक टॉपिक ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, जिसे कि गेहूं का काला कीट रोग भी कहा जाता है, का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसे स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम ही बता रहा है, इस रोग के लिए परपोषी या होस्ट का कार्य गेहूं का पादप करता है, जिसे कि वानस्पतिक भाषा में ट्रिटिकम वल्गेर के नाम से जाना जाता है। यह फैमिली पोएसी का सदस्य है तथा एक प्रमुख अन्न उत्पादक फसल है। गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग आदिकाल से ही नोटिस किया जा रहा है। अगर हम इस रोग का भौगोलिक वितरण देखें तो हम पाएंगे कि यह रोग विश्व के सभी गेहूं उत्पादक एरियाज में व्यापक रूप से फैला हुआ होता है। भारत की बात करें तो सदर्न, सेंट्रल व ईस्टर्न इंडिया, जहां पर भी गेहूं की फसल उगाई जाती है, वहां इस रोग का प्रकोप देखा गया है। और स्पेशली उन भागों में जहां पर कि क्रॉप सीजन के दौरान हाई टेम्परेचर होता है, रोग अधिक उग्र रूप में पाया जाता है। ब्लैक रस्ट को कैसे पहचाना जाता है, इसके लिए हम इस रोग के लक्षणों का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम रोग स्टेम, लीव्स तथा लीव शीथ पर धब्बों के रूप में प्रकट होता है। इन सभी प्लांट पार्ट्स पर काले भूरे रंग के धब्बे अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। इस रोग में स्टेम अथवा स्तंभ भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है, इसीलिए इसे ब्लैक स्टेम रस्ट डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम पादप भागों पर यूरिडोस्पोर्स नामक स्पोर्स अपीयर होना शुरू होते हैं। यूरिडोस्पोर्स बड़े आकार की इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं। बनने के पश्चात यह पादप की पत्ती की एपिडर्मिस पर दबाव डालती है। एपिडर्मिस के टूटने से यह स्पोर्स मुक्त हो जाते हैं। इसी पत्ती पर सीजन के अंत तक आते आते टिल्यूटोस्पोर्स का भी निर्माण होना शुरू हो जाता है। टिल्यूटोस्पोर काले रंग के स्पोर्स होते हैं तथा ये भी पत्ती की एपिडर्मिस को ब्रेक करके अथवा तोड़कर ही मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर इस चित्र के द्वारा आप विभिन्न पादप भागों में पाए जाने वाले पस्ट्यूल्स तथा धीरे धीरे आकार में बड़े होते हुए धारियों के समान दिखते हुए धब्बों को पहचान सकते हैं। काले भूरे रंग के धब्बे जो धीरे धीरे काले रंग की बड़ी धारियों में परिवर्तित हो जाते हैं, गेहूं के काला कीट रोग का सूचक है। डिजीज्ड पादप में वाष्पोत्सर्जन तथा श्वसन की दर काफ़ी अधिक बढ़ जाती है, परंतु प्रकाश संश्लेषण की दर कंपैरेटिवली कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जो दाने बनते हैं वह दाने मुरझाए हुए तथा झुर्रीदार होते हैं तथा वजन में भी हल्के होते हैं। अतः यह रोग गेहूं की फसल को काफ़ी अधिक आर्थिक क्षति पहुंचाता है। अब हम बात करते हैं इस रोग के रोग कारक या कॉजल ऑर्गेनिज्म की। तो हम देखते हैं कि ब्लैक रस्ट रोग पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई नामक कवक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जो कि बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य है। यह एक अविकल्पी परजीवी या ऑब्लिगेटरी पैरासाइट के रूप में पाया जाता है, जिसे कि अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो परपोषियों की आवश्यकता होती है, गेहूं या व्हीट तथा बर्बेरिस। पक्सीनिया के लाइफ साइकिल का विस्तार पूर्वक अध्ययन आप पिछले वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं रोग चक्र की, और रोग चक्र को समझने के लिए हमें पक्सीनिया के जीवन चक्र को भी समझना पड़ेगा। पक्सीनिया एक मैक्रोसाइक्लिक या दीर्घ चक्री तथा हिटरोशियस या भिन्नाश्रयी प्रकार का कवक है। इन दोनों ही टर्म्स को हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं।
यहाँ मैं आपको पुनः रिवाइज करवा दूँ। मैक्रोसाइक्लिक का अर्थ है ऐसा कवक जिसके जीवन चक्र में 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, तथा हिटरोशियस का अर्थ है जो कि अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 होस्ट्स पर आश्रित रहता है। तो इस प्रकार पक्सिनिया का जीवन चक्र गेहूं तथा बर्बेरिस क्रमशः प्राइमरी होस्ट व ऑल्टरनेटिव होस्ट पर पूरा होता है। इसके जीवन चक्र में कुल 5 प्रकार के स्पोर्स का निर्माण होता है। यूरिडोस्पोर्स व टीलियोस्पोर्स या इन्हें टिल्यूटोस्पोर्स भी कहा जा सकता है। यह तो प्राइमरी होस्ट अथवा गेहूं पर उत्पन्न होते हैं। पिक्नियोस्पोर्स तथा एसियोस्पोर्स यह ऑल्टरनेटिव होस्ट या वैकल्पिक परपोषी बर्बेरिस पर उत्पन्न होते हैं। टीलियोस्पोर के जर्मिनेशन के द्वारा बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होता है और बेसिडियोस्पोर्स सामान्यतः सॉइल में ही पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार इस चित्र के द्वारा आप दोनों वैकल्पिक परपोषियों पर विभिन्न प्रकार के स्पोर्स तथा डिजीज के सिम्टम्स का अध्ययन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम गेहूं के पौधे पर यूरिडोस्पोर्स प्रकट होते हैं भूरे रंग के धब्बों के रूप में। जैसे जैसे हम समर से विंटर सीजन की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे यूरिडोस्पोर्स बनाने वाले सोराई टिल्यूटोस्पोर्स अथवा टीलियोस्पोर्स का निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। एक स्थिति ऐसी भी आती है कि यूरिडो तथा टिल्यूटो दोनों ही स्पोर्स बन रहे हैं, अतः इन सोराई को मिक्स्ड सोराई के नाम से भी जाना जाता है। परंतु सीजन के अंत तक आते आते यूरिडोस्पोर्स का स्थान पूरे तरीके से टिल्यूटोस्पोर्स के द्वारा ले लिया जाता है और यहाँ पर हमें पत्ती में भूरे रंग के धब्बों के स्थान पर काले रंग के धब्बे नजर आने शुरू हो जाते हैं। टिल्यूटोस्पोर्स बनने के पश्चात रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं। नेक्स्ट सीजन में जर्मिनेट होते हैं, अनुकूल परिस्थितियां आने पर जर्मिनेट होते हैं तथा बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण करते हैं। बेसिडियोस्पोर्स सामान्यतः सॉइल में ही टीलियोस्पोर के जर्मिनेशन से बनते हैं। अब यह बेसिडियोस्पोर वापस गेहूं को संक्रमित नहीं कर सकते, अपितु यह ऑल्टरनेटिव होस्ट बर्बेरिस को संक्रमित करते हैं। संक्रमण के पश्चात बर्बेरिस में हमें लाइफ साइकिल की 2 स्टेजेस पिक्नियोस्पोर्स तथा एसियोस्पोर्स देखने को मिलती है। पिक्नियोस्पोर तो ना गेहूं ना बर्बेरिस किसी को भी संक्रमण की क्षमता नहीं रखते, जबकि एसियोस्पोर्स वापस गेहूं के पौधे को संक्रमित करते हैं और इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। तो पक्सिनिया के लाइफ साइकिल में एक के बाद एक यह 5 स्पोर्स क्रमिक रूप से आते रहते हैं। अब हम थोड़ा सा इन स्पोर्स की संरचना तथा जहाँ ये पाए जाते हैं उन स्थानों का अध्ययन कर लेते हैं। यद्यपि विस्तार पूर्वक सभी संरचनाओं का परिवर्धन तथा स्पोर्स की भूमिका हम पक्सिनिया के लाइफ साइकिल में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं बर्बेरिस की पत्ती, जिसमें कि ऊपरी सतह पर तो पिक्निडियोस्पोर्स का निर्माण होता है, एक विशेष प्रकार की फ्लास्क नुमा संरचना पिक्निडिया में, तथा निचली सतह पर एसियल कप्स का निर्माण होता है जिसमें कि एसियोस्पोर्स बनते हैं। अब एसियोस्पोर्स वीट को संक्रमित करते हैं। तो हमारा जो अगला चित्र है वह गेहूं की पत्ती की टीएस को दर्शा रहा है, जिसमें आपको गेहूं की पत्ती के बीच में पाए जाने वाले डाइकैरियोटिक माइसीलियम तथा यूरिडोस्पोर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक यूरिडोस्पोर की संरचना विस्तार से भी दिखाई है। यूरिडोस्पोर में आप देख रहे हैं एक्साइन तथा इंटाइन तथा 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यहीं पर बाद में टिल्यूटोस्पोर का निर्माण होना शुरू होता है। टिल्यूटोस्पोर काले रंग के स्पोर्स के रूप में नजर आने वाली संरचना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टिल्यूटोस्पोर की संरचना विस्तार पूर्वक दिखाई गई है। तो जब हम गेहूं की पत्ती का ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो हमें
यूरिडोस्पोर तथा टेल्यूटोस्पोर स्पष्ट रूप से पत्ती की एपिडर्मिस को तोड़ते हुए बाहर की तरफ निकले हुए नजर आते हैं और इस प्रकार एक के बाद एक संक्रमण को फैलाते हुए यह पक्सिनिया अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। इस लाइफ साइकिल को भी आप पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार बेसिडियोस्पोर्स बर्बेरिस की पत्ती पर आते हैं और यहाँ पर बनने वाले एसियोस्पोर्स पुनः गेहूं को संक्रमित करते हैं। तो इस प्रकार ब्लैक रस्ट अथवा स्टेम रस्ट रोग का रोग चक्र लगातार चलता रहता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि गेहूं एक प्रमुख अन्न उत्पादक फसल है। भारतवर्ष में मुख्य भोजन के रूप में गेहूं का ही सेवन किया जाता है। ऐसे में प्रतिवर्ष होने वाला स्टेम रस्ट अथवा ब्लैक रस्ट रोग गेहूं के प्रोडक्शन में काफ़ी लॉस उत्पन्न करता है। तो इस रोग को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। व्हीट रस्ट को कंट्रोल करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि ऑल्टरनेटिव होस्ट या वैकल्पिक परपोषियों को हटाना। वैकल्पिक परपोषी गेहूं के यूरिडोस्पोर्स का आश्रय स्थल बनते हैं, अतः इन एकांतर परपोषियों के उन्मूलन से हम डिजीज साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। अनेक प्रकार के फंजीसाइड्स, यहाँ मैं आपको बता दूं, फंजीसाइड्स का अर्थ होता है फंजाई को नष्ट करने वाले केमिकल्स। तो अनेक प्रकार के फंजीसाइड्स जैसे कि वाइटावैक्स, प्लांट वैक्स इत्यादि का स्त्राव, छिड़काव तथा इनके प्रयोग से इस रोग का उन्मूलन किया जा सकता है। हाल ही के वर्षों में अनेक प्रकार की प्रतिरोधी किस्मों या रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप की गई हैं जो कि ब्लैक रस्ट डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस दिखाती हैं। इन वैरायटीज को प्रयोग में लाने से भी हम रस्ट डिजीज को रोक सकते हैं। कुछ वैरायटीज के नाम यहाँ पर मैंने आपको दिखाए हैं। चौथा महत्वपूर्ण उपाय है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का अर्थ है गेहूं तथा बाजरा दोनों को ही उगाना। ऐसी स्थिति में संक्रामक स्पोर्स अगले सीजन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। ऑल्टरनेट होस्ट के अभाव में यह डिजीज साइकिल को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो रोग को कंट्रोल करने की या रोग के उन्मूलन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग भी कंट्रोल मेजर के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो यह तो था गेहूं का ब्लैक रस्ट रोग। अक्सर एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गेहूं के किट रोग के वार्षिक पुनरावर्तन या एनुअल रिकरेंस को समझाइए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं वार्षिक पुनरावृत्ति या एनुअल रिकरेंस का क्या अर्थ है। वार्षिक पुनरावृत्ति का अर्थ है कि प्रत्येक वर्ष यानी ईयर आफ्टर ईयर गेहूं के पौधे में इस रोग की निरंतरता का बने रहना। तो यह पाया गया कि प्रत्येक वर्ष निश्चित समय पर गेहूं का रस्ट रोग उत्पन्न होता है तथा वही लक्षण हमें नजर आते हैं जो कि पिछले वर्ष नजर आए थे। तो ऐसा क्यों होता है, वह कौन से कारक हैं जो कि वार्षिक पुनरावृत्ति का कारण बनते हैं तथा कौन से स्पोर्स के द्वारा यह संक्रमण पुनः पुनः गेहूं के पौधे में किया जाता है, इसको समझने के लिए डॉक्टर के.सी. मेहता नामक वैज्ञानिक ने अनेक प्रयोग किए और वार्षिक पुनरावृत्ति का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। 1922 से 1950 के बीच में इन्होंने उत्तर प्रदेश तथा पहाड़ी इलाकों में अनेक रिसर्च लैब्स स्थापित की और गेहूं के रस्ट की वार्षिक पुनरावृत्ति को समझाया। तो जब भी कभी हम रस्ट डिजीज पढ़ते हैं तो साथ ही हम डॉक्टर के.सी. मेहता का कार्य या गेहूं के किट रोग की वार्षिक पुनरावृत्ति को भी संक्षिप्त रूप से देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि इन्फेक्शन के सोर्सेस क्या क्या हैं। वार्षिक पुनरावृत्ति में
यह पाया गया कि हिल्स पर बर्बेरी प्लांट पाया जाता है और वार्षिक पुनरावृत्ति के लिए जो संक्रमण होता है वह पर्वतों से ही मैदानी इलाकों में आता है। पर्वतीय इलाकों में बर्बेरिस पाया जाता है, तो यानी संक्रमण का स्रोत या तो एसियोस्पोर्स हो सकते हैं जो कि बर्बेरिस पादप पर उगते हैं, या फिर संक्रमण का स्रोत यूरिडोस्पोर्स हो सकते हैं जो कि पहाड़ी इलाकों पर उगने वाली गेहूं में कोलेट्रल होस्ट्स में डेवलप होते हैं। अब यह कोलेट्रल अथवा संपार्श्वीय होस्ट क्या है, यह मैं आपको बता दूं कि पक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिकाई के लाइफ साइकिल के अध्ययन में पाया गया कि इसके यूरिडोस्पोर्स गेहूं के अलावा भी कुछ और ग्रासेस पर जीवित रह सकते हैं जिन्हें समपार्श्वीय सहवर्ती अथवा कोलेट्रल होस्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो आखिर इस डिजीज का रहस्य क्या है, वह कौन सा संक्रमण है जो कि पुनः हर वर्ष इस डिजीज को दोबारा उत्पन्न करता है। तो दो ही स्रोत हमने देखे, या तो बर्बेरिस की पत्ती हो सकती है या गेहूं पर पाए जाने वाले यूरिडोस्पोर्स हो सकते हैं। भारतवर्ष में जो बर्बेरिस की बुशेस पाई जाती हैं वह पहाड़ों पर काफ़ी ऊंचाई पर पाई जाती है, लगभग 900 से 2700 मीटर ऊंचाई पर पाई जा सकती हैं। तो यह संभव नहीं है कि इतनी ऊंची पहाड़ियों से यह एसियोस्पोर्स नीचे मैदानी इलाकों में आए और आने के पश्चात पुनः रोग को उत्पन्न करें। तो हम कह सकते हैं कि बर्बेरिस की झाड़ियों पर पाए जाने वाले एसियोस्पोर्स का रोग की वार्षिक पुनरावृत्ति में कोई रोल नहीं है। बचे कौन, यूरिडोस्पोर्स या टिल्यूटोस्पोर्स। तो मैदानी इलाकों में स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में समर्स का जो टेम्परेचर होता है तथा धूप की जो तेज़ी होती है वह कई बार 50 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ज़्यादा तापमान उत्पन्न कर देती है। तो इतने अधिक तापमान में सॉइल में पड़े हुए यूरिडोस्पोर्स तथा टिल्यूटोस्पोर्स का सर्वाइव करना संभव नहीं है। तो हमारे सामने यह संभावना भी खत्म हो गई, ना तो एसियोस्पोर्स और ना ही सॉइल में पड़े हुए यूरिडो अथवा टिल्यूटोस्पोर गेहूं के कीट रोग की वार्षिक पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो आखिर यह रोग उत्पन्न कैसे होता है, यही रहस्य है और इसी रहस्य को केसी मेहता के द्वारा सॉल्व किया गया। उन्होंने बताया कि बर्बेरिस की पत्तियों पर पाए जाने वाली एसियल स्टेज यह रोग उत्पन्न करती ही नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में मैदानी इलाकों में वीट क्रॉप पर पाया जाने वाला रोग इस स्ट्रेन के द्वारा उत्पन्न ही नहीं होता। अतः यह पाया गया कि बर्बेरिस का या इनिशियल स्टेजेस का इस रोग की पुनरावृत्ति में कोई योगदान नहीं है। तो फिर कौन से स्पोर्स हैं? यहाँ पर हम बात करते हैं यूरिडोस्पोर्स की, लेकिन यह यूरिडोस्पोर्स भी विशेष प्रकार के यूरिडोस्पोर्स हैं। डॉक्टर मेहता ने कोलेट्रल होस्ट के रूप में पाए जाने वाली ग्रासेस का भी अध्ययन किया और यह पाया कि वार्षिक पुनरावृत्ति में यह ग्रासेस भी महत्वपूर्ण है। इन्होंने पाया कि पक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिकाई के यूरिडोस्पोर्स कुछ घास या कुछ ग्रासेस जैसे कि ब्रैकियोपोडियम तथा ब्रोमस इत्यादि पर जीवित रह सकते हैं और यही वह राज है जो कि गेहूं की वार्षिक पुनरावृत्ति को एक्सप्लेन करता है। यह पाया गया कि यूरिडोस्पोर जो कि पहाड़ी इलाकों में बनते हैं वह समर्स के बाद भी यानी गर्मियों के पश्चात भी इन कोलेट्रल ग्रासेस जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखी, इन ग्रासेस पर सरवाइव कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह यूरिडोस्पोर इन समपार्श्वीय परपोषियों पर सरवाइव करते हैं। पहाड़ों पर यह यूरिडोस्पोर इन घास में पाए जाते हैं और धीरे धीरे यह नीचे की तरफ हवाओं के साथ आते हैं, पहले फुटहिल्स पर यानी पहाड़ के नीचे के क्षेत्रों पर और फिर प्लेन्स पर पहुंच जाते हैं।
तो इस प्रकार इन्हें ओवर समरिंग यूरिडोस्पोर्स कहा जाता है, क्योंकि समर्स के पश्चात भी यह कोलेट्रल होस्ट पर सर्वाइव करते हैं। और यह कंक्लूड किया गया कि यही यूरिडोस्पोर यानी परिपक्व यूरिडोस्पोर हवा के द्वारा डिस्पर्स होते हैं। पहले पहाड़ी के निचले स्थानों पर यानी फुटहिल्स तक पहुंचते हैं, वहां पर गेहूं को संक्रमित करते हैं और उसके पश्चात तेज हवाओं के साथ यह मैदानी इलाकों तक पहुंच सकते हैं और गेहूं को संक्रमित करके पुनः हर वर्ष ब्लैक रस्ट रोग का कारण बनते हैं। तो इस प्रकार डॉक्टर मेहता ने यह कंक्लूड किया कि यूरिडोस्पोर्स ही इन्फेक्शन का प्राइमरी स्पोर्स हैं और यही वर्ष पर्यंत या वार्षिक रूप से डिजीज की रीअकरेंस का कारण बनते हैं। खास बात यह है कि यह यूरिडोस्पोर गेहूं पर नहीं अपितु कोलेट्रल होस्ट यानी कुछ ग्रासेस पर जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार हम गेहूं पर रस्ट रोग की वार्षिक पुनरावृत्ति को समझ सकते हैं। अलग से क्वेश्चन के रूप में भी डॉक्टर केसी मेहता का कार्य पूछा जा सकता है, या जब भी कभी आपसे ब्लैक रस्ट से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आप संक्षेप में एनुअल रिकरेंस या डॉक्टर केसी मेहता के कार्य को भी समझाएंगे। तो यह चित्र रस्ट रोग की पुनरावृत्ति को समझा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोलेट्रल होस्ट यानी ग्रासेस पर पाए जाने वाले यूरिडोस्पोर, जो कि गेहूं को संक्रमित करते हैं और संक्रमण से यह रोग पुनरावृत्त होता है, हर साल दोबारा प्रकट होता है। अंत में हम थोड़ा सा रस्ट तथा स्मट यानी किट तथा कंड रोग के मध्य पाए जाने वाले अंतर देख लेते हैं। किट रोग बेसिडियोमाइसिटीज के कवक पक्सिनिया के द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि कंड रोग बेसिडियोमाइसिटीज के ही कवक अस्टिलेगो के द्वारा उत्पन्न होता है। तो दोनों में कई अंतर पाए जाते हैं, जैसे कि पक्सिनिया ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है जबकि अस्टिलेगो सैप्रोफाइट है। रस्ट फंजाई सदैव ऑटोशियस या हिट्रोशियस यानी एकाश्रयी या भिन्नाश्रयी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, परंतु स्मट फंजाई सदैव एक आश्रयी ही होगा या एक ही होस्ट पर अपना जीवन चक्र पूर्ण करेगा। रस्ट में कलर्ड पस्ट्यूल्स नजर आते हैं, जबकि स्मट में ब्लैक पाउडरी मास के रूप में हमें क्लेमाइडोस्पोर्स नजर आते हैं। रस्ट में हमें टोटल 5 प्रकार के स्पोर्स, जिसमें से 3 तो सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम और बाकी के 2 बर्बेरिस पर पाए जाते हैं, जबकि स्मट डिजीज में हम सिर्फ क्लेमाइडोस्पोर या स्मट स्पोर्स के बारे में ही पढ़ते हैं। तो इस प्रकार एक ही फैमिली के ऑर्डर टीलियोमाइसिस के सदस्यों के द्वारा धान्य फसलों पर 2 अत्यंत महत्वपूर्ण रोग रस्ट तथा स्मट उत्पन्न किए जाते हैं, जिनके मध्य अंतर मैं आपको बता चुकी हूँ। यह डिजीज पढ़ने के साथ ही आप पक्सिनिया तथा अस्टिलेगो के जीवन चक्र का भी अध्ययन जरूर करें, क्योंकि यह आपको इन डिजीजेस या इन रोगों के कंसेप्ट को भली भांति समझने में सहायक होगा। धन्यवाद।